अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बहुत ही अहम फैसला है। इसे एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है। 10-5 की अक्सरियत से दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। दरखास्तों को मुस्तरद करने का मकसद ये है कि कौमी असम्बली ने जो एक्ट पास किया था और जिसमें तरमीम की गई थी सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर जो एक्ट जब आया था और कोर्ट का बेंच बनाने का और 1843 के वाले से ये जो 3-4-5 चीज़ें इसमें हम बात करते हैं कि वो बरकरार रहेंगी। अच्छा, इसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में 4-5 चीज़ें थी। बुनियादी उसमें इशू ये था कि 184(3) के तहत, जिसे सोबोटो हम कहते हैं, 184(3) का जब केस लिया जाता है तो उसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माजी में हमने कई जजेस देखे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो बेंच बना देते थे और उस पर अपील का हक भी नहीं होता था, फैसला हो जाता था। तो पार्लियामेंट का ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं होना चाहिए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी जो अगर वो इशू है कोई ऐसा 184(3) का, 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन के 184(3) में 2 बुनियादी शर्तें होती हैं। एक तो ये कि मफाद आमा हो, यानी कोई आम आदमी का मफाद हो। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ कोई उससे मुअत्तल हो रही हो, कोई मसला बन रहा हो। तो ये तयन करने के लिए भी सिर्फ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी तय करेगी कि ये इशू 184(3) का बनता भी है या नहीं, और वही कमेटी ही तय करेगी कि बेंच कौन सा इनको सुनेगा। और उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर होगा तो वो 5 रुकनी बेंच होगा, नहीं तो 3 रुकनी या बड़ा बेंच, जो भी बेंच बनाया जा सके। और इसमें दूसरा अहम इशू ये था कि इस पर अपील हो सकेगी। 180, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि हायर कोर्ट है, इसके ऊपर अपील है नहीं। नजर सानी होती, नजर सानी का स्कोप बड़ा महदूद सा होता है, छोटा सा, बड़ा वाइड नहीं होता है। अपील में ज़ाहिर है वाइड होता है, बहुत सारे और पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो उसमें ये किया गया कि 184(3) के साथ अपील भी होगी और अपील को जल्दी फिक्स भी ये किया जाएगा। उसके लिए एक ख़ास टाइम भी दिया गया। फिर ये भी किया गया किसी अर्जेंट मैटर भी अगर एप्लीकेशन हो उसको भी 2 हफ्ते और ख़ास उसका टाइम पीरियड है, उसमें भी चीफ जस्टिस को फिक्स करे, यानी वो अगर ऐसा ना हो कि उन ऐसी चीज़ों को लटका दिया जाए। ये था कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया बतौर एक्ट। अब उस पर काफ़ी लोग आए थे, तहरीक इंसाफ भी आई, दूसरी जमातें भी आईं और कई वकला, इंडिपेंडेंट वकला भी आए थे और उन्होंने कहा कि ये और बुनियादी तौर पे ये था कि ये उसकी सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियारात हैं उसमें तजावज़ है। सुप्रीम कोर्ट और सारा ये कई दिन बहस चलती रही। 4 दिन के लिए इन्होंने फुल कोर्ट बनाया। चीफ जस्टिस कादी फायद हसन ने 15 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट इसमें मौजूद है, और आपने देखा कि उसमें सारे मुख्तलिफ पॉइंट थे। 3 बेसिक पॉइंट थे। एक पॉइंट था ये था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना सके। बाद जजेस का, जैसे जाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पार्लियामेंट अपनी तरफ बाख्तियार है, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स अपने खुद बना सकती है। और अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाना शुरू कर देगी तो वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल होगा और अदलिया के आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगी और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कदगन होगा। ये नहीं, एक बुनियादी सबब कादी फायद साहब वगैरह का ख्याल था। कादी फायद साहब, सरदार तारिक मसूद और सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, अतर मनीला भी हैं, और जजेस का अक्सरियत जजों की इनका ख्याल ये था कि नहीं, ये पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है पार्लियामेंट को। अब इसमें मुख्तलिफ जजेस की शिफ्ट भी होते रहे, पोजीशन भी होती रही। जस्टिस जाहिद अफरीदी का पॉइंट मुख्तलिफ था, आज उन्होंने भी इतराज़ात किए, कुछ पॉइंट्स उठाए। खैर, अब जो फैसला आया 10-5 का, 10 जजेस ने कहा है कि यानी वो एक्ट जो है वो दुरुस्त है, उसको जो दरखास्तों में चैलेंज किया गया वो रद्द हो गई। इसका मतलब ये है कि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट जारी रहेगा, ये बरकरार रहेगा। और अब आइंदा से 184(3) के लिए जो 3 रुकनी सीनियर मोस्ट 3 जजेस से मुश्तमिल कमेटी ही कोई नोटिस लेगी उस मामले का और वही बेंच बनाएगी। और वो सारी वो जो बाकी चीज़ें हैं, ये भी उसमें था कि उसमें अब अपील का हक जो है वो भी था, लेकिन अपील के हक में थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा है। अपील के हक में 10-5 नहीं है, उसमें 9-6 का फैसला आया है। यानी उसमें से उन जजेस में से 10 जजेस जो थे जिन्होंने स्ट्रेट अवे दरखास्त रिजेक्ट कर दी, उनमें से एक जज जस्टिस जाहिद अफरीदी ने उसमें अपील के हक में के ख़िलाफ़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अपील का हक ना हो, क्योंकि उनका ये था कि अपील से एक नया मामला बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, जिन 5 जजेस ने इसको अपोज़ किया, यानी इख्तलाफी फैसला उसे कहा, उन 5 जजेस में जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, ये सीनियर जजेस में से हैं, सीनियरिटी में इस पर नंबर 3 हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। इन 5 जजेस ने इख्तलाफ किया इस फैसले से। और 10 रुकनी जजेस आपको पता है जो बेंच, उसमें जस्टिस कादी फायद साहब जो मेजॉरिटी में जो फैसला है उसमें चीफ जस्टिस कादी फायद साहब, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उसमें जस्टिस अतर मनीला भी हैं, जस्टिस मसरत तलाली भी हैं, जस्टिस अजहर हसन रिजवी भी हैं,
और जस्टिस याया अफरीदी भी हैं उन 10 में उस फैसले में। लेकिन दूसरा जो इसका जोश था कि अपील कहा कि उसमें याया अफरीदी ने जस्टिस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, मुबारक अकबर नकवी, आयशा मलिक और शाहिद वहीद के साथ 6 बने। अब इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक तीसरा हिस्सा भी था कि इसका माजी से तलाक हो जाना हो, जो सबसे अहम वो है। इसका मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा उसके गहरे असरात सियासी भी पड़ेंगे। माजी से तलाक वाले मामले में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को शिकस्त हुई है। वो और उनके जो बेंच, उनका जो धड़ा था, उनके साथी, वो जो ग्रुप जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड, उनको एक तरह की शिकस्त हुई। उनके 7 वोट रह गए हैं और उनमें जजेस में से 2 जजेस ने, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, ये 2 वो हैं जिन्होंने वैसे उनको हक में वहाँ गए थे। 10-5 वाले में 10 में थे, ये 9-6 वाले में 9 में रहे हैं। लेकिन जब ये जो माजी से तलाक वाला फैसला आया है उसमें इन्होंने इनको ज्वाइन किए है जस्टिस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर वगैरह को। इनकी मेजॉरिटी होगी 8 की, यानी वहाँ पे ये हो गया कि अब इसका माजी पे तलाक नहीं होगा, यानी आइंदा से जो 184(3) का केस होगा उसमें अपील होगी, माजी में नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है? साथ ही मतलब हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब केस में या जहांगीर तरीन का या इस तरह के दूसरे जो 184 के तहत 3 के तहत माजी में जिनको सजाएं हुई, जिनके हुए थे और जो अपनी नजरसानी भी ख़त्म कर चुके थे, उनको कोई अपील का हक कोई नहीं मिलेगा किसी को। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मामला अच्छी खबर नहीं है। ये ठंडी हवा नहीं है, इनको खासी गर्म हवा इस हवाले से आई है। और पार्लियामेंट के जो लोग पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे और ये कहते थे कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, किसी भी किस्म का लाभ बना सकती है, उनके हक में फैसला किया है 10-5 से। और जिन्होंने 184(3) का अपील का हक जो समझते थे कि वो होना चाहिए, वो भी फैसला हो गया 9-6 से, लेकिन अपील का माजी में नहीं किया। तो वो 8 जजेस जिन्होंने माजी में इतलाक जिनके हक यानी ये दरखास्तों में ये हिस्सा एक्सेप्ट हुआ है, बाकी मुस्तरद हुए हैं। अब उनमें से जो 8 जजेस जिन्होंने कहा है कि माजी से इतलाक ना किया जाए, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुबारक अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अजहर हसन रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो ये एक अब सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट का ये फैसला आ गया है। अब इसमें आप इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ज़रा उस पर बात हो रही होगी कि इसमें एक लिहाज से तो 2 चीज़ें अच्छी हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये हुआ कि चीफ जस्टिस की मोनोपली या बहरहाल आमरीत हमने देखी है माजी में, ख़ासतौर पे अभी ये जैसा ताबंदियाल पे इतराज़ होता था, फुल कोर्ट नहीं बना रहे, अपनी मर्जी की बेंच बना रहे हैं। जब वो जाते थे किसी बेंच में, 2 जो उनके पास सीनियर मोस्ट जजेस थे, कादी फ़ायज़ सरदार तारिक मसूद शामिल नहीं करते रहे, तो इस तरह के शिकायत एतराज़ात रहे हैं। ये माजी में इफ्तिखार चौधरी पे भी बहुत रहे हैं और जजेस पे भी रहे हैं। तो अब ये तो ख़त्म हो गई, चीफ जस्टिस की आमरीत ख़त्म हो गई। और ये तो खैर क्लियर होगी बात कि अब जो 3 नुकरी सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी होगी वही फैसले करेगी, सो मोटो भी वही लेगी और वही बेंच बनाएगी और अपीलों का और वो हक भी मिल जाएगा, जो कि 184(3) के तहत वो भी एक बहरहाल बात एक जायज़ है कि जब आपने 184(3) दिया सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले लेती केस। असल में देखिए इसमें दलील क्या है, इसमें पॉइंट ये है कि अगर केस कोई सेशन कोर्ट से चलता है या हाई कोर्ट से चलता है तो हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उसमें आपका मार्जिन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को डायरेक्ट ले लेगी तो उसने फिर रास्ता ही बंद कर दिया किसी और का ना, फिर तो कोई बचता है कोई नहीं किसी के पास। तो ये इसमें पॉइंट था कि अब इस तरह इसमें अब अगर सो मोटो में 184(3) में सुप्रीम कोर्ट लेगी भी थी तो बार उस पर अपील का हक होगा। तो ये तो एक लिहाज से अच्छा बात हुआ। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है या हो सकता है वो ये है कि पार्लियामेंट को इख्तियार तो मिल गया है, लेकिन अभी तो चूंकि एक जायज़ मामले में था ना, लेकिन पार्लियामेंट असल में इनका ये भी था कि पार्लियामेंट आईनी तरमीम के ज़रिए, तो चलो ये रूल्स बदले ना फिर तो ठीक है, क्योंकि आईनी तरमीम ज़हर है वो डोमिनेट करती है हर चीज़ पे। एक्ट से रूल्स को नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये इन मुखालिफ जजेस का फैसला था जो इनका जो अपने इख्तलाफ किया। लेकिन अब ये होगा कि भाई आइंदा भी पार्लियामेंट किसी यानी खदशा कहीं ना कहीं रहेगा कि पार्लियामेंट किसी ऐसे मामले में वो कर सकती है, किसी भी जहाँ से अदलिया पे कत्ल करना है। मे भी उस वक्त फिर अगर आएगा भी तो वो इसमें यही पॉइंट उठाया गया था। और जो वकला हुकूमत की तरफ से पेश हुए या काजी फ़ायज़ साहब और जजेस का भी जो पॉइंट इनका जो पॉइंट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट था, ग्रुप था इनका, या कह लें जो इनकी ओपिनियन थी, इनकी ये थी कि अगर ऐसा मसला आएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट मौजूद है ना, उसमें हम लोग रद्द कर सकते हैं। तो बहरहाल कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट का वो फैसला आ गया। एक अच्छी बात ये भी हुई कि ओपन कोर्ट हुआ, ओपन टेलीकास्ट हुई, लोगों ने देखा, लोगों को वकला और जजेस का कंडक्ट भी देखने का मौका मिला। लोगों को ये भी समझ आई कि जजेस किस तरह एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, सवालात बहुत सारे करते हैं। और कुछ लोगों की वकला की नैली नज़र आई, कुछ जजेस की बहरहाल बात की कम्पिटेंसी के बारे में अच्छा तासर बना, या उनकी शोहरत हुई कि देखें कैसे अच्छा लाभ पॉइंट निकालते हैं, जैसे मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह का, और भी जैसे मंसूर अली शाह वगैरह ने भी, और काजी फ़ायज़ काजी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, उर्दू बहुत अच्छी बोली उन्होंने, और चीज़ें वो सबको एक ज़रा अवामी बनाने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इसका फैसला हो गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।